हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 23 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आज का है दैट वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं 23 अप्रैल को हर साल। यूनेस्को दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन की अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1995 से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, तो बुक्स के इम्पॉर्टेंस हाईलाइट करने के लिए, जो यूथ है हमारा उनमें रीडिंग हैबिट्स स्पेशली इनकलकेट करने के लिए एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, कॉपीराइट का कंसेप्ट लोगों को समझाने के लिए, दूसरों का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ नहीं करना है। तो ये सब जो है एम है इस डे को सेलिब्रेट करने का। थीम इस डे का अनाउंस नहीं किया गया है। बात करें वर्ड बुक कैपिटल 2023, देखो ग्लोबल लेवल का ये डे है, ऐसा नहीं है नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। ग्लोबल लेवल का डे है तो हर साल ना ये बुक कैपिटल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो 2023 में वर्ड बुक कैपिटल इंडिया में डिक्लेयर की गई थी, इंडिया के केरला के कोझिकोड को। एंड वर्ड बुक कैपिटल फॉर 2026 यानी इस साल डिक्लेयर की गई है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री मोरक्को की कैपिटल राबट। ध्यान रखना है, थीम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें हो जाती हैं। इंडिया वाली क्यों होती है? क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या कोई इंडियन को भी कभी वर्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया था, अगर हाँ तो कब और किसे। एंड 2026 में रिसेंटली वर्ड बुक कैपिटल किसे डिक्लेयर किया गया है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि 23 अप्रैल को ही हम स्पेनिश लैंग्वेज डे एंड इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। दोनों को ही सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये है, देखो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही ये दोनों डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, दोनों ही 2010 से सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, देखो पहले इसे अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इसमें इंग्लिश भी आती है, स्पेनिश भी आती है। तो इन दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ यूनाइटेड नेशंस में बढ़ाने के लिए ये दो डेज जो हैं ऑन द सेम डेट सेलिब्रेट किए जाते हैं। टू एनकरेज द यूज़ ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज इन यूएन, स्पेनिश लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज डे, तो यूएन के द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है, 2010 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये डे कंसाइड करता है विद द बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड थे। अब देखो यहाँ पे जो इंग्लिश का यूज़ ग्लोबल लेवल पे कम्युनिकेशन में बढ़ाना, वो तो ऑब्वियसली है ही। इंग्लिश एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है जो हर जगह यूज़ की जाती है, और यूएन में काम तो ऑलरेडी इसमें हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है। इंग्लिश का ऐसा है ना कि आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो अपने लेवल पे, सारे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क मैक्सिमम हर जगह इंग्लिश में हो रहा है, क्योंकि सब लोग समझते हैं, बाहर के देश के लोग भी समझते हैं, तो इसलिए थोड़ा सही रह जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है IBBY अवार्ड। इस अवार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल अवार्ड। ये अवार्ड 2026 में दो लोगों को दिया गया, एक है नमिता जैकब जो इंडियन है, और दूसरी है क्रिस्टिन बोई जो जर्मनी से है। तो जो नमिता जैकब हैं ये डायरेक्टर हैं चेतना ट्रस्ट की। चेतना ट्रस्ट एक चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नमिता जैकब जो है इन्होंने रीडिंग एक्सेसिबल करवाई ऐसे बच्चों के लिए जो डिसेबल थे। तो एक तरह से इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया। इंक्लूसिव का मतलब मैंने कई बार समझाया है, समावेशता। जिन लोगों में कोई डिसेबिलिटी है उनको साथ लेकर चलना, उसे हम कह सकते हैं इंक्लूसिव होना। इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसे बच्चे जो डिसेबल हैं उनको रीडिंग एक्सेसिबल कराई है नमिता जैकब ने, जिसकी वजह से ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अवार्ड का फुल फॉर्म आपने देख लिया, द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल अवार्ड। ये अवार्ड दो लोगों को दिया गया है, याद रखना है। और इसकी भी कैटेगरी है, किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है अपना आई रीड आउटस्टैंडिंग रीडिंग प्रमोटर अवार्ड। इस बात की अनाउंसमेंट की अवार्ड इस कैटेगरी में इन दोनों को दिया जा रहा है। इटली में एक बुक फेयर हुआ, बुलोग्ना चिल्ड्रंस बुक फेयर, वहाँ पे की गई अनाउंसमेंट। एंड पहली बार ये अवार्ड इस कैटेगरी में किसी इंडियन को दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा। और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। फिफ्थ पॉइंट है आज का, 2026 ब्रेक थ्रू प्राइज रिसेंटली अनाउंस किए गए। ये अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जैसे लाइफ साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल फिजिक्स है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले लाइफ साइंसेज में ये 3 कैटेगरीज में दिए गए। पहला तो फॉर जीन थेरेपी फॉर ब्लाइंडनेस, इन 3 लोगों को दिया गया, जीन बेनेट, कैथरीन ए हाई एंड एल्बर्ट मैग्योर।
सेकेंड है ब्लड डिसऑर्डर्स सिकल सेल एंड थैलेसीमिया में एक रेलिवेंट डिस्कवरी के लिए दिया गया स्टुअर्ट एच हॉकिन एंड स्वी ले थीन को। नाम तो देखो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, रटने नहीं है लेकिन इनिशियल याद कर लिया या फर्स्ट नेम याद कर लिए, ऐसे करके। नेक्स्ट आता है फॉर डिस्कवरिंग की जेनेटिक कॉजेज ऑफ ALS एंड डिमेंशिया। ये अवार्ड रोजा रेडमेकर्स एंड ब्रायन ट्रेनर को दिया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है। जो ब्रेक थ्रू प्राइज हैं इन्हें ऑस्कर्स ऑफ साइंस भी कहा जाता है। मेडिसिन एंड बायोलॉजी में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, 2013 से दिया जा रहा है, हर साल दिया जाता है। तो 3 सेट बने हैं इसके, है ना, आपने ध्यान रखना है लाइफ साइंसेस की कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट बाकी ईजी हैं, ये वाले थोड़े ज़्यादा थे। नेक्स्ट है कि 2024 का ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स दिया गया मुआन G2 कोलैबोरेशंस के लिए। किसे? सर्न, बुक हेवन नेशनल लैब एंड फर्मी लैब। फर्मी लैब है यूएसए की, बुक हेवन नेशनल लैब भी है यूएसए की, एंड सर्न है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये तीनों मिलकर काम कर रहे थे MOU एंड G2 पे। ये क्या है? ये हाई प्रिसीजन फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर एक पार्टिकल जिसे मुऑन कहते हैं उसका मेजर किया जाता है ना। तो मुऑन का एक पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर इस पार्टिकल का एनालाइज किया जाता है, तो उसके लिए दिया गया। और बहुत डिटेल में नहीं हमें समझना, लेकिन हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि मुऑन G2 कुछ है, सर्न, बुक हेवन नेशनल लैब, फर्मी लैब कुछ है, क्योंकि हमें टिक मार्क करना है। देखो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हर एक चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट 100 सालों में तो नहीं पढ़ सकते अपने, है ना। तो हमें सिलेक्टिवली एंड रीडिंग इस तरह से करनी है कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आते हो वैसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2026 ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स, फ्रैंक मेरले को दिया गया। 2024 का स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स, ये है फंडामेंटल फिजिक्स का सिंपल प्राइज, ये पार्टिकल वाला। ये है स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स, डेविड J. ग्रॉस को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी अपॉइंटमेंट। एडिशनल चार्ज नीति आयोग का किसे दिया गया? निधि छिब्बर, ये 1994 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बाकी नीति आयोग की बात करें, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये मेन थिंक टैंक बॉडी है इंडिया की, जिसकी फॉर्मेशन 2015 में हुई। चेयरपर्सन है PM मोदी। जो भी PM होंगे ना ऑटोमेटिकली वो नीति आयोग के चेयरपर्सन बन जाते हैं। जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे पास, जितनी भी UTs हैं, उनके CM या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो इसके मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। एम यही है कि पॉलिसी बन रही है इंडिया में कोई भी, तो उस पर एडवाइस देना गवर्नमेंट को, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करना एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग करना, उसमें हेल्प करना है। एडवाइजरी बॉडी एक तरह से ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। बाकी हमने इकोनॉमिक्स में भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है, नेक्स्ट हम जब कभी स्टार्ट करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। 7th पॉइंट आज का एक बर्ड सेंचुरी है जिसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इस बर्ड सेंचुरी का नाम है शेखा झील बर्ड सेंचुरी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ इंडिया में टोटल 99 रामसर साइट्स हो गई हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है, तो इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश की बन गई है 12th रामसर साइट। रामसर साइट अगर आप किसी जगह को बोल रही हैं, इट मीन्स कि वो एरिया इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वेटलैंड एरिया है, ठीक है। अब इसे रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है अंडर रामसर कन्वेंशन, जो कि 1971 में हुई थी। रामसर एक जगह है, एक सिटी है ईरान में, जहाँ पे ये कन्वेंशन साइन की गई थी, इसीलिए इस कन्वेंशन को शॉर्ट में रामसर कन्वेंशन भी कह देते हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी है जिसमें वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट माने जाती हैं उनको कंजर्व करके रखना और उनका यूज़ सस्टेनेबली करने की बात की जाती है। तो ये सब तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हमने काफ़ी बार रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिलहाल आपने ध्यान रखना है कि इंडिया की 99th रामसर साइट जो रिसेंटली डिक्लेयर की गई है, यूपी में लोकेटेड है, इज दी शेखा झील बर्ड सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिपेयरिंग पूरी हो चुकी है। किसकी रिपेयरिंग पूरी हो चुकी है? एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन का नाम है ड्रूजबा पाइपलाइन। ये जो पाइपलाइन है ना, ये ऑयल को सप्लाई करती है, रशिया से सप्लाई करती है, यूक्रेन होते हुए टू हंगरी एंड स्लोवेकिया। अब इसको ना कुछ टाइम के लिए बंद किया गया था क्योंकि इसमें रिपेयरिंग हो रही थी। अभी फिर से अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम माने फिर से शुरू करने के लिए रेडी है।
इसी पाइपलाइन को फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है। 1960s में ये बनाई गई थी ताकि ऑयल को यूएसएसआर से सप्लाई किया जा सके उन कंट्रीज में जो यूरोप में लोकेटेड है। टोटल लेंथ है इसकी 5500 किलोमीटर। ठीक है जी, आगे चलिए 9th पॉइंट अपना देखें तो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर की है न्यू फ्रॉग स्पीसीज जिसका नाम रखा गया है लिम्नोनेक्टिस मोती झील। कहाँ पे ये फ्रॉग मतलब मेंढक कहाँ पे डिस्कवर की गई है ये वाली स्पीसीज फ्रॉग की? अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में। ये इसी के साथ हाईलाइट करता है रिच बायोडाइवर्सिटी जो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो न्यू फ्रॉग स्पीसीज है ना, इसका नाम रखा गया है मोती झील लेक के नाम पे, जो कि एक एरिया है जो एम्फीबियंस के प्रेजेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब मोती झील लेक है आपके वेस्ट बंगाल में, तो ये झील वेस्ट बंगाल में है, फ्रॉग स्पीसीज अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई, कुछ जमा नहीं। देखो यहाँ पे ना डिस्कवरी की लोकेशन का नाम रखने के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, डिस्कवरी लोकेशन अलग है, नाम अलग है, लेकिन मोती झील लेक एम्फीबियंस के लिए जानी जाती है। फ्रॉग भी आपके एम्फीबियंस है, पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रॉग स्पीसीज का नाम किसके नाम पे रखा गया है, ये झील कहाँ पे है, क्यों फेमस है, डिस्कवरी लोकेशन का नेमिंग के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और ये जो न्यू फ्रॉग स्पीसीज है अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है जी, आगे चले हम बात करें, एक एक्सरसाइज है INSLN डाइवेक्स 2024 एक्सरसाइज। ये बायलैटरल डाइविंग एक्सरसाइज है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, जो इंडिया और श्रीलंका, नाम से भी पता लग रहा है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होनी है। ये कोलंबो श्रीलंका में होनी है। अब इसी के साथ ये कोलंबो में होनी है तो इंडिया की तरफ से हमारा INS इंडियन नेवल शिप निरीक्षक पहुंच गया है कोलंबो। 4th एडिशन हो रहा है इस साल 2026 में, और इसके फुल फॉर्म है इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा ये पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा, और अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। 11th पॉइंट आज का, पाकिस्तान ने एग्जिट कर दिया है साफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 से। ये जो साफ है क्या है? ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशिया में लोकेटेड जो कंट्रीज हैं उनके फुटबॉल चैंपियनशिप कंडक्ट करवाता है साफ। तो ये साफ वुमेन्स चैंपियनशिप होनी है गोवा में, यानी इंडिया में, मई एंड जून स्टार्टिंग में। तो पाकिस्तान ने इससे एग्जिट कर दिया है, और ये डिसीजन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस किया है। गोवा में कहाँ पे होना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मरगांव में। अब इंडिया में ये हो रहा है, तो अब हम थोड़ा इस साइड आ जाते हैं। पाकिस्तान ने एग्जिट किया, ठीक है, साफ की हमने फुल फॉर्म देख ली, ठीक है, ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो इंडिया जो है, इसी के साथ बात करें, साफ वुमेन्स चैंपियनशिप में मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री रहा है, मतलब आज तक सबसे ज़्यादा बार इंडिया जीता है इसको। 5 एक साथ टाइटल्स 2010, 12, 14, 2016, 2019 में इंडिया ने जीते हैं। और क्या पहली बार इंडिया इस चैंपियनशिप को कंडक्ट करवा रहा है अपने देश में? नहीं, दूसरी बार करवा रहा है। इससे पहले 2016 का एडिशन जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुआ था वो भी हमने कंडक्ट करवाया था। इसमें साउथ एशियन मेंबर नेशंस आते हैं, जो साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में लाया करते हैं, उनके बीच में फुटबॉल फेडरेशन होती है वुमेन्स टीम की साइड से। ठीक है जी, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मत समझ लेना, ICC ऑल्सो स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिससे रिलेटेड अभी हम पढ़ेंगे न्यूज़। तो ICC ने कंफर्म किया है कि ट्रायल्स किए जाएंगे रोड्रिगो ड्यूटर्टे, जो कि फिलीपीन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके। अब क्या किया है इन्होंने? ICC है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये आपने ध्यान रख लेना, जस्टिस प्रोवाइड करवाने का इनका काम है। अब ये जो रोड्रिगो जी हैं, जब ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव लेवल पे वॉर ऑफ ड्रग्स शुरू की थी। वॉर ऑफ ड्रग्स माने इसके अंदर ना इन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिए थे कि आपको जिस पे भी शक होता है, जो ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग यूजर्स हैं, जो भी सस्पेक्टेड हैं, उनको मार दें। तो पुलिस ने ये किया। 2011 से 2019 तक ये चला, और जब ये किलिंग हुई तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को बिना ट्रायल से, बिना सुनवाई से, बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मार दिया गया। ठीक है, तो चार्जेस लगे थे रोड्रिगो ड्यूटर्टे पे फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, गलत मानवता के अगेंस्ट गलत चीज़ें की हैं, बिना ट्रायल, बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे किसी को मरवा सकते हैं, तो उसके लिए इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। अब ICC ने कंफर्म किया है कि हम इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूरा ट्रायल इनका लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो आपका ये पार्ट आ जाता है ना, दिस इज द स्टैटिक पार्ट।
आईसीसी की हम बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके हेडक्वार्टर्स है द हेग नीदरलैंड्स में। इसी के साथ द हेग को द लीगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आईसीसी जो है वो 4 मेजर तरह के क्राइम्स को डील करता है, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। इनमें भी आगे अंडर डेफिनेशंस हैं, पार्ट्स हैं, बट इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस इतना देख लो कि इन 4 मेजर क्राइम्स को हैंडल करने का काम आईसीसी का है। इसने वर्किंग अपनी 2002 में शुरू की थी। 120+ मेंबर नेशंस हैं इसके, एंड इंपॉर्टेंट नॉन मेंबर्स, ऐसे इंपॉर्टेंट देश जो इसके मेंबर्स नहीं हैं, आर द इंडिया, यूएसए एंड चाइना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। गॉट इट? लास्ट पॉइंट देखते हैं एंड देन करते हैं वीडियो को रैप अप। शिव रतन अग्रवाल पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे ये? बिकाजी फूड्स के फाउंडर थे। बिकाजी फूड जो है एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी क्या होता है जी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसे सामान जो सस्ते होते हैं, मार्केट में डेली के डेली आते हैं, कुछ दिनों में एक्सपायरी हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं, इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, कंज्यूमर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो डेली इन्हें कंज्यूम करते हैं। तो बेशक सस्ते हैं, बेशक डेली आते हैं, इनकी वजह से प्रॉफिट कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रुप गुड्स। इसमें ब्रेड हो गया, दूध के पैकेट, दही के पैकेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो बिकाजी जो है ये वेल नोन इंडियन एफएमसीजी कंपनी थी, जो फेमस थी नमकीन एंड ट्रेडिशनल स्वीट्स के लिए। ठीक है, तो अब देखो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।